CH71 अननोन नंबर। जब धवित ने सब बता दिया तब वह आदमी कहता है, तुझे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं तो अब सब ठीक कर दूंगा। इतना बोल वह कुछ सोचने लगता है और फिर अपने आईब्रो को रगड़ते हुए कहता है, ये जो भी है शातिर दिमाग का लगता है, लेकिन शायद वह मुझे नहीं जानता। मेरा नाम सनी शुक्ला है। जब सनी किसी पे ग्रहण बनकर चढ़ता है तब उस आदमी, हाँ 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 हाँ, आई लाइक इट, ये है सनी, धवित का बचपन का दोस्त। नाम के जैसे ही सनी का काम भी था, जिसके ऊपर वह अपने नजरों को गड़ा दिया करता था। उस आदमी के ऊपर सनी का ग्रहण लगना तय है। उस आदमी को सनी के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है। शनि यार देख, मुझे ना इस तरह के छुपन छुपाई वाले खेल से चिढ़ मचती है, गुस्सा भी आता है। साले हरामखोर के पिल्ले होते हैं वो लोग जो सामने से वार ना करके पीठ पीछे वार करते हैं। देख, ये लेटर वाला जो भी है, तू इसे ढूंढ और इसे मेरे पास ला, उसके देख मैं क्या करता हूँ। हरामखोर को कुत्ते की मौत मारूंगा। अपने आप को जुबली हिल का डिक्टेटिव समझते हैं। साले हराम के पिल्ले, बोल तू करेगा मेरी हेल्प? धवित ने गुस्से में कहा। इस वक्त धवित का गुस्सा देखने लायक था। उसके दिलो दिमाग पे वो आदमी, वो लेटर देने वाला, लेटर के जरिए धमकाने वाला वो आदमी हावी हो गया था। कई दिन से परेशान था। इधर माथुर के साथ भी जो कुछ हुआ था, उसके बाद धवित को कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो उसके लिए लॉयल रहकर काम करे, क्योंकि धवित को अब माथुर पे शक होने लगा था। शनि धवित के दिमाग पे हावी हुए गुस्से को देख हल्की हंसी के साथ कहा, बॉस, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अब मैं सब देख लूंगा। लगता है अब मेरे हाथों से एक और खून होने वाला है। साले को पहले पकड़ूंगा, उसके बाद उसकी खैरियत पूछूंगा, अगर बहन हुई तो उसे भी पूछ लूंगा, फिर लाता हूं तेरे पास। हाँ याद रखना, इस तरह के कमीने हरामखोर छुप कर ही वार करते हैं। तो ये साला जो भी है, ये साला अभी तो बाहर नहीं आने वाला। साले को बाहर लाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। शनि ने सब कुछ सुनने के बाद ये तो समझ गया था कि को भी ये आदमी है, वह आने बिना ही अभी लड़ाई करना चाहता है। और इससे ये भी तय हो जाता है कि यह खेल तब तक चलने वाला था जब तक कि ये आदमी छुपा हुआ था। वह जैसे ही बाहर आया खेल अपने आप ही जीत जाता। अब उसके लिए उसे कुछ भी करके उस आदमी को सामने लाना था जो अभी तक धावित को 2 बार धमका चुका था। वैसे धावित को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेटर में लिखे शब्द उसे परेशान कर रहे थे, क्योंकि वह सही था, हर एक वर्ड सही था। पढ़ने से यही लगता था कि सूर्यांश अभी तक जिंदा है। शनि थोड़ी देर बात करने के बाद वहां से निकल गया था। उसके जाते ही धावित डिंपल के पास बैठ गया और उसे बाहों के कसकर उसे चूमने लगा। दोनों के चेहरे पे अजीब सा सुकून था। शायद ये सुकून आधी जीत और आधी हरा का था, तभी तो धावित इतना बेचैन होने लगा था। अब दूसरी तरफ बंटी इस वक्त किसी से बात रहा था। कमरे का माहौल जरा गर्म था, क्योंकि शाम होने को था और राम के बारे में अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं लग सका था जिसे सुनने देखने के बाद कुछ रिएक्ट कर सके। जॉन बैठा बार बार सूर्यांश को देख रहा था। ये अजीब बात थी, लेकिन ये सच है। जॉन ये सोच रहा था कि वह किस तरह सूर्यांश को बताए कि वही राम का दूसरा खोया हुआ बेटा है, पर उसे यह वक्त सही नहीं लग रहा था, तो वह राम को जॉनसन से सूर्यांश की सच्चाई बता भी दिया था। सूर्यांश इस वक्त रामेश्वरी जी के बारे में सोच रहा था, किस तरह वे रो रही थी और उसे उनके आंसू अच्छे भी नहीं लग रहे थे। उसे तकलीफ हो रहा था रामेश्वरी जी के आंसू को देख के। अचानक से सूर्यांश का फोन गनगनाने लगता है। सूर्यांश ने जब फोन निकाल स्क्रीन पे अपने नजरों को डाला तो देखा कोई अनजान नंबर था, और मजे की बात ये थी कि स्क्रीन पे 10 डिजिट के नंबर शो होने के बजाय 2 ही डिजिट शो हो रहा था। सूर्यांश अजीब तरीके से स्क्रीन को घूरा, 0 और 1 यही 2 नंबर दिखाई दे रहे थे। सूर्यांश हैरान हुआ, क्योंकि इंडिया में 10 डिजिट के नंबर वाले शिरम होता है, मने 10 नंबर वाले मोबाइल फोन, तो फिर ये पागल कौन है? सूर्यांश हैरान हुए ही कॉल रिसीव करता है, लेकिन कान पे लगाने के बजाय उसका स्पीकर ऑन कर देता है। हेलो, कौन? सूर्यांश बोला और जॉन को स्क्रीन पे देखने को कहा। तभी दूसरी तरफ से अजीब सी आवाज आती है। हेलो, मैं किस्मत, तुम बुला सकते हो मुझे इस नाम से। क्या है ना, ये नाम मुझे काफी पसंद है, क्योंकि मैं दूसरों का किस्मत बनाता हूँ अपने इन्हीं हाथों से। दूसरी तरफ से आती हुई अजीब सी घरघराहट वाली आवाज को सुनकर दोनों हैरान थे। सूर्यांश आश्चर्य से पूछता है, कौन हो भाई तुम और क्या चाहिए तुम्हें? उद्धरण, मैं कौन हूँ क्या करोगे जानकर? मुझे पकड़ोगे? पकड़ नहीं पाओगे। सूर्यांश, ओ ऑप्स सूर्या। अब सूर्यांश हैरानी से फोन को घूरने लगा। कौन है जो उसका असली नाम भी जानता है? इसका मतलब इसे सब मालूम है। बंटी थोड़ी दूरी पे खड़ा था, जिसे सूर्यांश देखता है तो दोनों की नजरें निक जाती है। तभी सूर्यांश फोन स्पीकर से हटा कान से सटा लेता है, क्योंकि उसे अब डर लग रहा था कि कहीं बंटी ने सुना तो नहीं ना। काका में कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो? अगर मिल गए तो जिंदा। उद्धरण, थांबा थांबा मेरे दोस्त, थोड़ा ठहर जाओ। वो क्या है ना, मेरे कान जाता ऊंचा सुनते हैं। सूर्यांश गुस्से में था और बोल ही रहा था कि बीच में ही वह अपने आप को किस्मत कहने वाला आदमी टोक दिया था। क्या बकवास है ये? कहते हुए सूर्यांश खींच की वजह से अपने सर को खुजाने लगा था। ये बकवास नहीं है मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा नाम किस्मत ही है और अब मैं तुम्हारा किस्मत बदले वाला हूँ, और ये जानते हो मैं कैसे करूंगा? कहते हुए वह अपने शब्दों को गहरा और डाक कर लेता है, तुम्हें मारकर। और इतना कहकर वह आदमी हंसने लगता है। साइको हो क्या तू? जानता नहीं है इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है तुझे? सूर्यांश को उस आदमी की बातें जितना बकवास लग रहा था उतना ही अजीब भी लग रहा था, जिस वजह से वह खींच रहा था। दोनों के बीच में जिस तरह से बातें चल रही थी, पता ही नहीं चला रहा था कि सूर्यांश के चेहरे पे किस तरह के इमोशन थे। तभी वह आदमी फिर से कहता है,
ओह, मैं तो बताना भूल ही गया कि मैंने किस लिए कॉल किया था। इतना बोल वह थोड़ा रुका और फिर गुस्से में कहा, तेरा बाप यही है मेरे पास उठवा लिया था कल, साले को क्यों हूं ना मैं कमाल का। ये सुनकर सूर्यांश की आंखें फैली हुई थी कुछ पल के, फिर वह गुस्से में आते हुए भड़का, साले तेरी माँ। सूर्यांश जैसे ही कुछ कहता है कि वह आदमी दूसरी तरफ से टोकते हुए बीच में ही कहता है, हम नहीं नहीं, गाली नहीं, गाली मुझे चुभती है क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, मेरी को मैंने ही मारा था रात को जब माँ सो रही थी। सूर्यांश समझ गया था सामने वाला आदमी जो भी है वह साइको है। उसकी बातें अजीब थी, अजीब तरीके के वाइब्स आ रहे थे उसके बातों से, मानो जैसे घिन पानी की तरह बह रहा था। उसके कमीनेपन का कोई हद ना था। आखिर अपनी ही माँ को अपने ही हाथ से कौन मारता है, और जो ऐसा करते हैं वो तो साइको ही होगा। कहाँ है मेरे डैड? सूर्यांश गुस्से में पूछता है। तभी वह आदमी सरकास्टिक हंसी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे डैड या कॉन्ट्रैक्ट डैड? वह इतना ही बोलता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। हेलो 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 साले, कहाँ है मेरे डैड? सूर्यांश गुस्से में चीख पड़ा। उसका मन फोन को पटक कर तोड़ देने का हो रहा था। जॉन हैरान था तो वह उससे भी ज्यादा हैरान बंटी था। वह एकटक सूर्यांश को देखे जा रहा था। उसके मन में इस वक्त कई सवाल थे। CH-72 समझदारी गई तेल लेने, गन निकाल, खोपड़ी पे तान और ठोक दे। सूर्यांश समझ गया था सामने वाला आदमी जो भी है वह साइको है। उसकी बातें अजीब थी, अजीब तरीके के वाइब्स आ रहे थे उसके बातों से, मानो जैसे घिन पानी की तरह बह रहा था। उसके कमीनेपन का कोई हद ना था। आखिर अपनी ही माँ को अपने ही हाथ से कौन मारता है, और जो ऐसा करते हैं वो तो साइको ही होगा। कहाँ है मेरे डैड? सूर्यांश गुस्से में पूछता है। तभी वह आदमी सरकास्टिक हंसी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे डैड या कॉन्ट्रैक्ट डैड? वह इतना ही बोलता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। हेलो 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 साले, कहाँ है मेरे डैड? सूर्यांश गुस्से में चीख पड़ा। उसका मन फोन को पटक कर तोड़ देने का हो रहा था। जॉन हैरान था तो वह उससे भी ज्यादा हैरान बंटी था। वह एकटक सूर्यांश को देखे जा रहा था। उसके मन में इस वक्त कई सवाल थे। काल काट जाते के बाद से ही सूर्यांश पैनिक हो गया था, क्योंकि समझने वाला जो भी था उसके बस बकवास किया था और इतना ही बताया कि राम इस वक्त उसके कैद में है। जबकि सूर्यांश इससे आगे कुछ भी उसके मुंह से उगलवा ही नहीं सका था। उसे जानना था कि इस वक्त राम कहाँ और कैसे है, लेकिन उस साइको ने काल आधी अधूरी बता के बीच में ही काट दिया था। आह! सूर्यांश फोन पे पकड़ बनाते हुए चीख पड़ा। उसे गुस्से में देख जॉन उसे कहता है, सर, मैंने अपने आदमियों को बोल दिया है इस नंबर को ट्रैक करने के लिए। अभी हमें सर राम के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें ढूंढना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। उद्धरण, जॉन को अभी किसी की फिक्र नहीं था। उसे सिर्फ राम का फिक्र था और आने वाले कल का भी, क्योंकि वह जानता था अगर आज कुछ नहीं किया गया तो कल सुबह होते ही क्या होने वाला था। राम किडनैप हो जाने की खबर हो जाने वाला था, और उसके बाद ही अंडरवर्ल्ड के वो लोग जो राम को कुर्सी से हटाना चाहते हैं वे सब एकदम से विरोध में खड़े हो जाने वाले थे। सूर्यांश ने जॉन के जवाब को सुनकर सवाल किया, लेकिन ये कैसे होगा, नंबर तो है ही नहीं। और उस आदमी ने भी साफ साफ कह डाला था कि उसे पकड़ने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा हमारा ही टाइम जाएगा। तो बताओ तुम ये कैसे करने वाले हो? उद्धरण, सूर्यांश के सवाल को सुनकर जॉन कुछ सोचकर कहा, सर वो हमारा काम नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, जिन्हें करना है वे लोग ऑलरेडी इस काम को करने में अपनी लगा दिए होंगे। सूर्यांश के मन में जो भी डाउट थे, जो भी शक था, उन्हें दूर कर हुए जॉन सब बता दिया था। दरअसल जॉन के पास जो आदमी थे, माने जिस लोगों के बारे में वह कह रहा है, वे सब के सब बेस्ट हैकर्स हैं जो आज से पहले अपने किसी काम में फेल नहीं हुए थे। इसलिए जॉन को भरोसा था कि आज भी वह फेल नहीं होने वाला था। वह आदमी उसके ठिकाने को आराम से हैकर्स की टीम खोद निकालने वाली थी। बंटी, तू उधर क्या कर रहा है? और देख रहा हूँ, बड़ी देर से तू मुझे घूरे जा रहा है। क्या बात है? सूर्यांश एकदम से बोला। वह देख रहा था कुछ देर से बंटी उसे अजीब नजीरों से घूरे जा रहा था, जिसे वह कई बार भाप चुका था। बंटी झेप गया। वो हम तक छोड़ो रे। बंटी को कुछ समझ नहीं आया, वह बोले, लेकिन सामने खड़ा सूर्यांश अब उसे सकी निगाहों के साथ देखने लगा था, और उसके आंखें जिस तरह छोटी होती जा रही थी उसे देख बंटी समझ गया कि अभी कोई ठीक ठाक बहाना बनाना ही सही होगा। इसलिए वह बिना सर के पैर वाली बातें उगेरते हुए कहने लगा, वो हम कब बोल रहे थे ना कि हमरी माए और तोहार सकल मिलत है, वही से हम सोच रहे कि कहीं तुम मेला बोला में भुलाया तो नहीं है ना। बंटी ने जैसे ही कहा, सूर्यांश अपने दोनों मुट्ठी कसते हुए चिढ़ गया और खुद से ही कहा, साला ये फिर से शुरू हो गया। सूर्यांश का मुंह बन गया था। उसके चेहरे पे 12 के जगह 24 बज रहे थे, जैसे एक साथ कई दुविधा ने उसके ऊपर हाबिनामा मुकदमा दायर कर दिया हो। बंटी, बकवास बंद कर, साला तेरी ये बकवास गई तेल लेने। यहाँ मेरे डैड गायब है, तू बकवास कर रहा है? दिमाग फेरा तो सोच लियो, तेरी समझदारी गई तेल लेने। गन निकाल, खोपड़ी पे तान और ठोक दूंगा तुझे, साला। कब सुधरेगा रे? कॉलेज में भी तू ऐसा ही था और अब भी। कहते हुए सूर्यांश की जुबान उसके हलक में जा अटका और उसने खुद के ही जीभ को जोर से काट लिया था। गुस्से, चिड़न, परेशान हुआ सूर्यांश कुछ ऐसा बोल गया जो उसे बोलना ही नहीं चाहिए था। बंटी तो अवाक से खड़ा हैरानी से सूर्यांश को देखने लगा था। वह तो अपने ही जगह पे मानो जैसे जड़ हो गया था। का बोला तुम अभी भी फिर से बोल, हमला सुनना है। बंटी थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ा और सूर्यांश के सामने खड़ा हो गया। साला तुम कैसे जानता है कि हम कॉलेज में का थे और का नहीं?
कौन है रे तुम? हमका तुम पे पहले से ही शक था, साला तुम्हारा शकल कुछ और तुम कुछो औरा हो बे। बंटी का शक अब सही होने लगा था। उस दिन भी जब मोदित के साथ बंटी ने मिलकर प्लान बनाया था और सूर्यांश के आते ही जिस तरह दोनों ने बातें करी थी, उसी दिन थोड़ा बहुत शक हो गया था बंटी को। फिर बाद में सूर्यांश के कई बातों ने उसके शक को और गहरा कर दिया था, क्योंकि कोई भी अनजान इतना डिटेल तो नहीं जान सकता किसी ऐसे आदमी के बारे में जिसे वह आदमी जानता तक नहीं है। सूर्यांश यानी सूर्या से मोदित और बंटी को मिले कुछ ही दिन हुए थे और सूर्यांश तो उनके बारे में सब जानता था, यहाँ तक कि उनके कॉलेज लाइफ के बारे में भी, और ये भी कि उसके दोस्तों का रवैया कैसा था। बंटी ने इस बार फिर कहा, हम पूछ रहे हैं तुमसे, कौन हो तुम? हमका जानना है तुम हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जाना था वो। बंटी को अब धीरे धीरे कर एक एक बात याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि सूर्यांश ने कहा था ठीक उसके ही दोस्त के हमशक्ल के जैसे उसका भी एक दोस्त था, जिसका रूप के साथ साथ उसका हर एक एक्शन भी एक जैसे था। इस बात को सोच अब बंटी को कुछ शक हुआ और तभी उसे थोड़ी देर पहले उस आदमी के कहे वो बात याद आ जाते हैं जो सूर्यांश के साथ हुए थे। सूर्यांश ने अपने एक उंगली से अपने माथे को सहलाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, लेकिन उसे इस वक्त ये भी ध्यान नहीं था कि जब भी सूर्यांश परेशान होता था तब अपने अंगूठे से अपने सर को सहलाने लगता है, जिसे देख अब बंटी फिर से चौंक गया। सूर्यांश के हर एक्शन अब बंटी को कुछ ना कुछ याद दिला ही दे रहे थे। सूर्यांश यानी सूर्या जिस तरह बातें करता है उसी तरह तो बंटी का दोस्त भी बात करता था। सूर्यांश अब फंसता ही जा रहा था। जब उसने बंटी को अपने ऊपर घूरता हुआ पाया तो उसने झट से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन अब शायद देर हो चुका था। CH-73 घूरती हुई आंखें। हम पूछ रहे हैं तुमसे, कौन हो तुम? हमका जानना है तुम हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जाना था वो। बंटी को अब धीरे धीरे कर एक एक बात याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि सूर्यांश ने कहा था ठीक उसके ही दोस्त के हमशक्ल के जैसे उसका भी एक दोस्त था, जिसका रूप के साथ साथ उसका हर एक एक्शन भी एक जैसे था। इस बात को सोच अब बंटी को कुछ शक हुआ और तभी उसे थोड़ी देर पहले उस आदमी के कहे वो बात याद आ जाते हैं जो सूर्यांश के साथ हुए थे। सूर्यांश ने अपने एक उंगली से अपने माथे को सहलाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, लेकिन उसे इस वक्त ये भी ध्यान नहीं था कि जब भी सूर्यांश परेशान होता था तब अपने अंगूठे से अपने सर को सहलाने लगता है, जिसे देख अब बंटी फिर से चौंक गया। सूर्यांश के हर एक्शन अब बंटी को कुछ ना कुछ याद दिला ही दे रहे थे। सूर्यांश यानी सूर्या जिस तरह बातें करता है उसी तरह तो बंटी का दोस्त भी बात करता था। सूर्यांश अब फंसता ही जा रहा था। जब उसने बंटी को अपने ऊपर घूरता हुआ पाया तो उसने झट से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन अब शायद देर हो चुका था। क्या क्या देख रहा है? देखना, घूरना बंद कर और पता कर कि क्या हुआ। अभी तक उस आदमी ने ट्रक के बारे में कोई जानकारी निकाल पाया या नहीं। सूर्याश को लग रहा था कि अगर जल्दी ही इस टॉपिक को बदला नहीं गया तो वह पकड़ा जाएगा। हालांकि इतना आसान नहीं था, पर फिर भी वह बंटी को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने टॉपिक को बदल दिया था। बंटी पहले तो एक आंख चढ़ाकर सूर्यांश को देखता है। सूर्यांश का चेहरे माने सूर्या का चेहरा उसके दोस्त के चेहरे से बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। उसका दोस्त सूर्यांश कहा रायजादा खानदान से और ये कहा सिंघानिया खानदान से, दोनों में हर तरफ से दिल्ली आसमान का फर्क था। फिर भी उसने इस बात पे आगे सोचना के बारे में मन बना लिया था और फोन निकाल वह किसी को कॉल कर देता है। अरे क्या हुआ रे पलटू, तुम साला बोल रहा था कि शाम तक बता देता ट्रक के बारे में, लेकिन अभी तक रात हो गया रे और तुम साला रेडी मार रहा है। फोन के रिसीव होते ही बंटी जरा ऊंचे स्वर में खिसियाते हुए बोला तो दूसरी तरफ से आदमी लड़खड़ाती जुबान में बोला, अरे वो भाई, हम यही काम वास्ते इधर ट्रक लोखंडा में आए हैं, लेकिन यहाँ का साला ही टोपीबाज पुलिस हमको अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। अभी तक दिल्ली के सारे सरकारी ट्रक फार्म को खंगाल चुका था पलटू, लेकिन अभी तक उसके नाम की तरफ कोई सुराग नहीं पलटा थे। अब बस एक यही बचा था, लोखंडा ट्रक सर्विस। हान ई कौन है? इका नाम पूछता जरा और बोल भैया जी के आदमी है। बंटी ने कहा तो सामने से पलटू बोला, हाँ भैया जी हम सब पूछ लिए है, इका नाम सोनू वर्मा है और ये यहाँ नया नया आया है। पलटू बोला। तभी बंटी बोला, अगर ये बात है तो सब छोड़ और अपना गमछा जुगाड़ लगाओ और पकड़ साले के। बंटी ने कहा तो जैसे पलटू के चेहरे पे एक कुटिल भरा स्माइल पानी की भांति तैरने लगा, उसने झट से फोन जेब में रखा, फट से अपने गले से गमछा निकाल उसी गमछे को पुलिस वाले के गले में फंसा, उसका गला दबाने लगा। एकदम से हुए इस हमले को सोनू भाप नहीं पाया था और थोड़ी देर हाथ पैर मारने के बाद वह बेहोश हो गया। अब आया ना अपने औकात पे, साला हमको अंदर नहीं जाने देगा, भैया जी के आदमी है हम। गुस्से में कहते हुए पलटू उस वही छोड़ दौड़कर अंदर चला आया। अंदर काफी ट्रक खड़े थे, इतने की गने जाए तो 200 से भी ज्यादा निकले। पलटू ने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन उसे अपना काम करना था। दूसरी तरफ सूर्यांश बंटी को घूरते हुए देख उससे सवाल किया, बंटी ये गमछा जुगाड़ क्या होता है? मैं कुछ समझा नहीं। इस गमछा जुगाड़ के नाम से सिर्फ सूर्यांश ही नहीं, जॉन भी हैरान था। दोनों आज पहली बार किसी नए इन्वेंशन का नाम सुन रहे थे जो लोगों को रास्ते से हटाने का भी काम करता है। बंटी सूर्यांश से अभी भी नाराज था, क्योंकि उसने इस बात को टाल दिया था और उसे कुछ नहीं बताया था कि आखिर वह कौन है। भले ही सूर्यांश ने कुछ ना बताया हो, लेकिन बंटी इतना तो समझ गया था कि सूर्यांश और सामने खड़े सूर्या दोनों में कुछ तो कॉमन है, कुछ तो ऐसा है जो उससे नजरों से छूट रहा था। आखिर कोई दो शक्ल के आदमियों के बर्ताव इतने मिलते जुलते क्यों है?
बंटी ने खिसियाते हुए अपने गले से गमछा निकाल अचानक से सूर्यांश के गले में फंसा उसके गले को दबाने लगा, जिससे सूर्यांश का दम घुटने लगा था। सूर्यांश के दोनों काली आंखें एकदम से लाल हो गई। तभी जॉन ने फिर से बंटी के सर पे गन तान दिया। बंटी छोड़ सर कर, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। बंटी एक बार जॉन को देखा और कुटिल मुस्कान के साथ सूर्यांश को छोड़ दिया। सूर्यांश अपना गला पकड़ खांसने लगा था। तभी बंटी एक मुस्कान के साथ बोला, ई पैतरा के हमनी कहे निजा गमछा जुगाड़ समझल। बंटी के इस बात पे सूर्यांश उस पे भर करते हुए बोला, साला चूतिया, तो ये बता भी सकता था ना। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी, कुत्ता साला। दो चार गाली के साथ सूर्यांश बंटी को लताड़ा। तभी बंटी बड़े ही शांत स्वर में उसे देख कहता है, हम बताते तक तो तोह के समझ में नहीं आता ना, यही से करके दिखावे पड़ी। असल बंटी उसे बताना ही चाहता था, लेकिन थोड़ी देर पहले का सोच इसे गुस्सा आ गया था और ये उसने जानबूझकर किया था। दरअसल वह अपना गुस्सा निकाल रहा था। सूर्यांश पहले से ही बंटी के इस तरह के बर्ताव से वाकिफ था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि बताने के बजाय उसका गला ही दबा देगा। भला ऐसा भी कोई करता है? सूर्यांश अभी भी अपने गले को सहला रहा था। उसके गाल पे लाल निशान बन गए थे। वह साथ में बंटी को गुस्से में घूरे भी जा रहा था, तो वही बंटी बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था। मैं सब समझ रहा हूँ साले, तूने ये जानबूझकर किया है। इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर वह एक कदम आगे ही बढ़ा था कि बंटी का मोबाइल गनगनाने लगा था। बंटी ने फोन निकाला, देखा तो पलटू का फोन था। उसने फोन रिसीव किया तो पलटू उधर से कुछ बोला और फिर कॉल रख दिया। बंटी ने फोन को जेब में रखा और सामने सामने दो चेहरे को खुद को ही घूरता देखकर बोला, ट्रक मिल गया। इतना कहकर वह कुछ सोच आगे बोला, लेकिन वो ट्रक कई दिन से बंद है, कोई हम सब का उल्लू बना रहा है। सूर्यांश ये सुनते ही जॉन को देखता है, जिसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। तो अब क्या होने वाला है? क्या सच में राम का पता लगा पाएगा सूर्यांश? सूर्यांश अपने सर को फिर से अंगूठे से सहलाने लगा, जिसपे बंटी का फिर से ध्यान चला गया था। कौन है जो ये सब कर रहा है? दूसरी तरफ सोनू एक बार में चला आया था। बार की एक अलग ही खासियत होती है, बार के अंदर दिन और रात का पता ही नहीं चल पाता है। शनिवार के अंदर आते ही चारों तरफ का नजारा देख एकदम से खुश हो गया। आसपास काफी लड़कियां थी जो छोटे छोटे कपड़े में थी। उनके सीने की उभार और घुटने से भी छोटे कपड़े को देखकर शनि से रहा नहीं जा रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और अपना एक उंगली उसके सीने पे रख गोल गोल घुमाती हुई सेडिक्टिव वॉइस में कहती है, करने आए हो यहाँ? शनि ने झट से उसकी कमर में हाथ डाल दिया और उसे अपने करीब कर लिया। मुझे तो पूरा का पूरा ये। शनि उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सरगोशी में बोल अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है, जिसे वह लड़की पूरा करते हुए उसके कॉलर को पकड़ उसके होंठों के करीब आ जाती है और बड़े ही सुर्ख अंदाज में कहती है, तो किसने रोका है जनाब? सनी के चेहरे पे स्माइल आ गया और उसने झट से उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। तभी वह लड़की उसे अपने साथ धक्के देते हुए पास में ही बंदे बाथरूम की तरफ ले जाने लगती है, जिसे देख शनि के चेहरे पे एक कुटिल स्माइल आ जाता है और वह मन ही मन कहता है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। CH-74 छोटा दिन बड़ी रात। करने आए हो यहाँ? शनि ने झट से उसकी कमर में हाथ डाल दिया और उसे अपने करीब कर लिया। मुझे तो पूरा का पूरा ये। शनि उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सरगोशी में बोल अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है, जिसे वह लड़की पूरा करते हुए उसके कॉलर को पकड़ उसके होंठों के करीब आ जाती है और बड़े ही सुर्ख अंदाज में कहती है, तो किसने रोका है जनाब? सनी के चेहरे पे स्माइल आ गया और उसने झट से उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। तभी वह लड़की उसे अपने साथ धक्के देते हुए पास में ही बंदे बाथरूम की तरफ ले जाने लगती है, जिसे देख शनि के चेहरे पे एक कुटिल स्माइल आ जाता है और वह मन ही मन कहता है, टाइम स्टॉर्ट्स नाउ। उदाहरण, शनि अब एक खाली छोटे से बाथरूम के पास वाले कमरे में था। वह लड़की जिसकी अदा ही ना जाने कब से शनि को लुभा रहा था। दोनों के कमरे में आते ही शनि ने उसे झट से पकड़ उसे अपने करीब कर लिया। आउच, जरा आराम से, इतनी भी जल्दी क्या? उस लड़की ने शनि ने आंखों में देखा और हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, जल्दी तो काम शैतान होता है बेबी। एंड मैं तो। शनि ने अपने बातों को अधूरा छोड़ते हुए उस लड़की के होठों को अपने होंठों के बीच दबा लिया और दोनों एक दूसरे में खोने लगे। आधा घंटा बाद शांत पास में रखे एक छोटे से चेयर पे बैठा तेज तेज सांसें ले रहा था, तो वही वह लड़की शनि से चिपकी हुई बैठी थी। शनि का हाथ उसके सर पे थे और दोनों के चेहरे पे पर्याप्त खुशी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से सेटिस्फाई किया था। अब कब आना है? वह लड़की शनि के सीने को चूम कर बोली और उठकर अपने बिखरे हुए कपड़े समेटने लगी। तभी शनि उसे देख उसी गोरी बदन को घूरते हुए बोला, तुम्हारी जिस्म की नुमाइश मुझे जाने कब देते हैं। खैर, एक काम करोगी मेरा? वह लड़की जो कि अपने बालों को ठीक कर रही थी, वह हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहती है, मैं जानती थी ऐसे तो तुम कभी आओगे नहीं यहाँ। ओके, काम कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में क्या मिलेगा मुझे? उदाहरण, ये बात तो माननी होगी। कहते हुए शनि उसके पास आया और उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर उसके होंठों पे नजर डालते हुए आगे बोला, खूबसूरत के साथ साथ चालाक भी हो। वह लड़की जो कि शनि के बातों को सुन रही थी, वह बड़े ही अदब से अपने दोनों हाथ शनि के गले में डाल देती है। मिस्टर, आप ये भूल रहे हैं। कहते हुए उस लड़की ने शनि के होंठों को अपने होंठों से सिर्फ टच करा के थोड़ा पीछे हो गई और आगे बोली, भूल गए? चालाकी तो मैंने तुमसे ही सीखी है। अच्छा चलो अब काम बताओ।
उद्धरण, शनि के चेहरे पे अमूमन स्माइल आ गया, उसके आगे झुककर उसके होंठों को छूना चाहा लेकिन वह उसके होंठों पे हाथ रख देती है। नहीं, मैं उतना ही देती है जितना सामने वाला देता है, पैसे। वैसे पैसे खत्म तो मेरी नुमाइश भी खत्म। अगली बार आना। उस लड़की के शब्दों से शनि को टोंट मारने जैसे फील हो रहा था। वह बताना चाहती थी कि तुम गिरे हुए आदमी हो, तुम जैसा आदमी सिर्फ यहाँ अपना काम और अपनी जिस्म की भूख मिटाने आते हैं। उसके बातों से शनि को जरा भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि शनि ने बड़े ही प्यार से उस लड़की के बालों को साइड करते हुए उसके कान के पीछे कर कर कहा, छोटा दिन बड़ी रात, एक काम करते हैं, छोटे दिन में मुझे अपना काम कर लेने दो और छोटी रात में तुम अपना काम कर लेना मेरे साथ। ये कहते हुए शनि के चेहरे पे शातिर मुस्कान थी। दोनों में थोड़ी देर बातें हुई और शनि अब जाते हुए बोला, मेरा काम याद रखना, मैं आऊंगा फिर। उस लड़की ने पहले ही आ कर दी थी, इसलिए वह बस स्माइल देते हुए वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ अब तक शाम होने को था। सुबह का आया हुआ सूर्यांश अभी तक राम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं जुटा पाया था। अब क्या करें? सूर्यांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस ट्रक को सूर्यांश और जॉन मिलकर ढूंढ रहे थे, वह ट्रक तो सालों से बंद बंद पड़ा हुआ था। बंटी ने अंदाजा भले ही सही लगाया था, लेकिन वह किसी साइको से आगे तो नहीं सोच सकता है ना। जॉन अब आगे के बारे में सोचकर चिंतित होने लगा था। बंटी भी सूर्यांश के हालत को अच्छे से समझ पा रहा था और उसने कहा, हम कब बोल रहे हैं, हमरे पास एगो प्लान है, तुम कहो तो हम बता दे। बंटी जैसे ही कहा, सूर्यांश और जॉन उसे देखने लगे। अरे, हम का ऐसे का देख रहे हो बे तुम दोनों, हम का देखना बंद करो तुम सब। बंटी को खुद के ऊपर दोनों की ताकती हुई आंखें अजीब सी लगी। दोनों के सर पे इस वक्त परेशानी की लकीरें खींची हुई थी। दोनों काफी गुस्से में थे और सूर्या हर्षा को पता था बंटी किस तरह का उसे सुझाव या अपना बकवास मास्टरमाइंड प्लान देने वाला था। बंटी तो सीधा काम भी उल्टे तरीके से करता है और अगर ऐसे कुछ भी इधर उधर हुआ तो राम को दिक्कत आ सकता था। दरअसल बात यह थी कि जॉन अपने कुछ खास आदमियों से ही काम निकलवा पा रहा था, जिनके ऊपर उसे भरोसा था। उसने उन्हीं को बताया था राम के किडनैप हो जाने के बारे में। अगर राम के किडनैप हो जाने की खबर लीक हो जाती है तो अगले ही दिन सब कुर्सी हथियाने के लिए गुंडागर्दी पे उतर आएंगे। इस वजह से जॉन को बंटी तक से भी अपना काम करवाना पड़ रहा था, वरना उसके पास कई ऐसे लोग थे जो चुटकियों में सारा पासा पलट सकते थे। अचानक से सूर्यांश के फोन पे मैसेज आया। उसने फोन देखा तो किसी अनजान नंबर से किसी ने मैसेज किया था, अगर तुम अपने डैड को ढूंढना चाहते हो तो अकेले मैं जहां बोलूं वहां चले आना। वैसे मेरे नजर तुम्हारे ऊपर ही है, इसलिए कोई चालाकी नहीं, आधे घंटे में मैं तुम्हें लोकेशन भेजूंगा, कहाँ आना है। मैसेज को पढ़ते ही सूर्यांश के माथे के बल पड़ गए, आंखों छोटी हो गई और चेहरे पे अजीब से ख्यालों ने उसे घेर लिया। उसके साथ क्या हो रहा था वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। कोई उसे धमका रहा है तो कोई उसे बचा रहा है, और इन सब में कई ऐसे हैं जिन्हें जैसे वह साइको, उसे भी सूर्यांश के बारे में सब पता है। सूर्यांश सामने जॉन को देखता है और सोचने लगता है कि वह कैसे बताए या ना बताए। उसे साफ साफ मैसेज के शब्द याद थे, अकेले आना, मेरी नजर है तुम्हारे ऊपर, इसलिए कोई चालाकी नहीं। CH75 वन मैन। अचानक से सूर्यांश के फोन पे मैसेज आया। उसने फोन देखा तो किसी अनजान नंबर से किसी ने मैसेज किया था, अगर तुम अपने डैड को ढूंढना चाहते हो तो अकेले मैं जहां बोलूं वहां चले आना। वैसे मेरे नजर तुम्हारे ऊपर ही है, इसलिए कोई चालाकी नहीं, आधे घंटे में मैं तुम्हें लोकेशन भेजूंगा, कहाँ आना है। मैसेज को पढ़ते ही सूर्यांश के माथे के बल पड़ गए, आंखों छोटी हो गई और चेहरे पे अजीब से ख्यालों ने उसे घेर लिया। उसके साथ क्या हो रहा था वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। कोई उसे धमका रहा है तो कोई उसे बचा रहा है, और इन सब में कई ऐसे हैं जिन्हें जैसे वह साइको, उसे भी सूर्यांश के बारे में सब पता है। सूर्यांश सामने जॉन को देखता है और सोचने लगता है कि वह कैसे बताए या ना बताए। उसे साफ साफ मैसेज के शब्द याद थे, अकेले आना, मेरी नजर है तुम्हारे ऊपर, इसलिए कोई चालाकी नहीं। सूर्यांश के पास मैसेज तो आ गया था, लेकिन उस मैसेज को पढ़ने के बाद वह लगी परेशान हो गया था। आज से पहले उसने इस तरह के सिचुएशन को कभी हैंडल नहीं किया था। सूर्यांश ये भी समझ रहा था कि वह अगर वहां अकेले जाता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन वह उस मैसेज को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। अगर सच में राम ही निकले तो, अगर मैसेज भेजने वाले की बात सच हुई तो तब तो वह कैसे भी करके राम को बचा लेगा। सूर्यांश अपने माथे को फिर से रगड़ने लगा था, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। तभी वह हड़बड़ाया हुआ ही बोला, अच्छा जॉन सुनो। सूर्यांश के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। वह आगे बोला, मैं आता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम अपना काम करते रहो और अगर कोई अपडेट मिले डैड को लेकर तो मुझे जल्दी बताना। सूर्यांश इतना बोल वहां से जाने लगा तो जॉन और बंटी दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। सूर्यांश जल्दी से निकल कर बाहर आया और जॉन के आदमी से कार की चाबी लेकर निकल गया। जॉन के कार को सूर्यांश एक बार अंदर से देखा और फिर उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आसा गया। मोबाइल में लोकेशन को देख सूर्यांश ने कार की स्पीड को बढ़ा दिया था और वह कुछ ही देर में उस जगह पे पहुंच भी गया था। कार से बाहर निकल जब सूर्यांश ने अपने आसपास देखा था, ये जगह काफी उसे अजीब लगा। सूर्यांश को अपने सामने सिर्फ एक ही तरह के घर दिखाई दे रहे थे। सारे घरों को एक ही कतार में बनाया गया था और सब के सब हूबहू एक जैसे थे। कोई भी इंसान अगर पहली बार इधर आए तो पक्का वह खो जाएगा। चारों तरफ 2 मंजिला पीला घर दिखाई दे रहा था, सब एक जैसे घर थे।
हर घर की बालकनी बराबर बराबर साइड से बना हुआ दिखाई दे रहा था। हर बालकनी में एक ही तरफ के लाल गुलाब के फूल रखे थे, और वो भी एक जैसे, और ना ही एक कम और ना ही एक ज्यादा। सूर्यांश पहले तो मोबाइल निकालकर एक बार लोकेशन को देखकर चेक किया तो वह सही जगह पे आया था। ये क्या है यार, अब मैं यह इन एक जैसे घरों में कैसे ढूंढूंगा सर को? कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूर्यांश खुद से ही बातें करने लगा था, तभी उसके फोन पे एक और मैसेज आया। सूर्यांश मैसेज को देखता है, मैसेज उसी का था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और जो घर तुम्हें अलग दिखाई दे उसमें घुस जाना। मैं तुम्हें वही मिलूंगी। हाँ, और अगर राम को ढूंढना चाहते हो तो जल्दी करो। मैसेज पढ़ने के बाद सूर्यांश सामने उन अजीब से एक ही जिसे दिखने वाले घरों को देखने लगा, जो काफी अजीब था, और सोचना लगा कि जब सब एक जैसा ही है तो वह इसने अलग क्या ढूंढने। खैर, उसने इस पर ज्यादा ना सोचकर आगे बढ़ा और सबसे पहले वाले घर के सामने आकर देखा। घर का गेट लोहे का बना गया था और उसी पे घर का रजिस्टर नंबर भी लिखा हुआ था। घर की खिड़की भी लोहे की बनी हुई थी और उसमें लगाया गया पल्ला लकड़ी और कांच का था। सूर्यांश आगे चलकर जब दूसरे घर के सामने आया तो घर देखकर चौंक गया, क्योंकि ये घर भी सेम टू कॉपी था। पहले वाले घर से सिर्फ घर का रजिस्टर नंबर अलग था। सूर्यांश जब तीसरी घर के पास आया तो तीसरा घर भी वैसा ही निकला, कुछ भी अलग नहीं था। शायद मैसेज भेजने वाला उसके मजे ले रहा था। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ऐसे करके सूर्यांश ने हाटेक घर को देख लिया, लेकिन इसे किसी घर में कुछ अजीब नहीं लगा। कुछ ऐसा नहीं था जिसे देख वहां थोड़ा हैरान हो जाए अलग से। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? कहीं मेरे साथ कोई गंदा मजाक तो नहीं कर रहा है ना? सूर्यांश अपना सर खुजाते हुए ये सब सोच रहा था कि तभी उसी फोन पे एक और मैसेज आता है। सूर्यांश मोबाइल निकाल देखता है तो इस बार उसे गुस्सा आ जाता है। तेरी तो! गुस्से में फोन को फेंकने को होता है कि तभी उस सामने उन्हीं घर में से एक घर दिखाई देता है। उसके हाथ हवा में रुक जाती है और वह गौर से उस घर के बालकनी को देखने लगता है। बालकनी पे गमले के अंदर फूल लगाए हुए थे, जिन्हें देखते हुए उसका दिमाग एकदम ठनका, क्योंकि वो फूल लाल तो था पर गुलाब का नहीं था। लाल दिखने वाला वो फूल जिसे आते जाते सूर्यांश कई बार देख चुका था, लेकिन उसने उस पे गौर नहीं किया था, और अब जब उस पे नजर जा रहा था तो उसे खुद पर ही हंसी आ गई। जल्दी से मोबाइल पॉकेट में रखकर घर के गेट को खोल अंदर अंदर आया। सूर्यांश इधर उधर खिड़की से देखने की कोशिश तो उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह गेट पे आया और दरवाजे से ओट लगकर उसे आराम से खोलने को हुआ तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया और सूर्यांश अवाक सा लड़खड़ाया हुआ अंदर चला आया। आओ आओ, कब से बैठा हूं यहाँ? सूर्यांश जैसे ही अंदर आया तो उसके कानों में ये आवाज गूंजा। सूर्यांश सामने देखा है, जहां कोई काला सूट पहने बैठे हुए था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी और दूसरे में हाथ गन, जिसे वह किसी खिलौना की तरफ अपनी उंगली से नचा रहा था। सूर्यांश एक एक कदम आगे रख बना लगा और बड़े ही उत्सुकता के साथ उस अनजान शख्स के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे सूर्यांश आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ते हुए जैसे ही सूर्यांश उस आदमी के सामने आया तो उस आदमी को देख हैरानी से उचक गया। उसे पहचानने में रॉकी को थोड़ी भी देर नहीं हुई। वह हैरानी से बोला, तुम? सूर्यांश के हैरत में पड़े चेहरे को देखकर वह सोफे पे बैठा शख्स एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैं। कोई शक? उसने ये बात जैसे ही कही तो सूर्यांश गुस्से में उभर आया। तुमने किया ये सब? क्यों किया? ये सब करके क्या मिल गया तुम्हें? अब उल्टा फंसोगे तुम समझ रहे हैं? सर को किडनैप करने का क्या अंजाम हो सकता है? तुम्हें सबसे पहले जॉन उल्टा लटका देगा, ये तुम्हें कुत्तों को खिला देगा। सूर्यांश ने जैसे ही कहा तभी वह आदमी उचकते हुए बोला, तुम्हें लगता है मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है मिस्टर सूर्या सिंघानिया? सूर्यांश ये सुनते ही गुस्से में अपनी मुट्ठी खींच लेता है। CH-76 डॉक्टर, ये सब तुम्हारा किया धरा था? तुम? सूर्यांश के हैरत में पड़े चेहरे को देखकर वह सोफे पे बैठा शख्स एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैं। कोई शक? उसने ये बात जैसे ही कही तो सूर्यांश गुस्से में उभर आया। तुमने किया ये सब? क्यों किया? ये सब करके क्या मिल गया तुम्हें? अब उल्टा फंसोगे तुम समझ रहे हैं? सर को किडनैप करने का क्या अंजाम हो सकता है? तुम्हें सबसे पहले जॉन उल्टा लटका देगा, ये तुम्हें कुत्तों को खिला देगा। सूर्यांश ने जैसे ही कहा तभी वह आदमी उचकते हुए बोला, तुम्हें लगता है मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है मिस्टर सूर्या सिंघानिया? सूर्यांश ये सुनते ही गुस्से में अपनी मुट्ठी खींच लेता है। डॉक्टर साकेत, तू कितना कमीना है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सूर्यांश का गुस्सा जैसे फूट पड़ा था अपने सामने डॉक्टर साकेत को देखकर। ये वही है जो डॉक्टर जॉनसन के साथ मिलकर सूर्यांश के ब्रेन ट्रांसप्लांटिंग में साथ रहा था और डॉक्टर जॉनसन के साथ उनके निचले ओहदे पर उन्हें असिस्ट कर रहा था। साकेत काफी टैलेंटेड था। ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक साकेत ही था जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा डॉक्टर जॉनसन करते थे। हाँ, किया मैंने ऐसा, तो क्या कर लोगे तुम? साकेत एकदम से गुस्से में आ गया। उसे देख लग रहा था जैसे वह किसी तरह के डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। तेरा बाप राम सिंघानिया इसी लायक है, उसे मार जाना चाहिए था पहले ही, लेकिन वह बार बार बच जा रहा था। उद्धरण। सूर्यांश साकेत के बातों को सुनकर शॉक था। ऐसा क्यों किया? सर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उद्धरण। बिगाड़ा है मेरा? सूर्यांश के सवालों का जवाब साकेत चीखते हुए दिया, तुम क्या जानो माँ बाप के खो देने का दर्द क्या होता है?
राम सिंघानिया ने मेरे माँ पापा को मारा है, सालों से मैं तड़प रहा हूँ। उसे मारने के नए नए तारीख ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं उसे मार नहीं पा रहा था। साला हर बार बच जा रहा था, लेकिन इस बार नहीं बचने वाला राम सिंघानिया। साकेत का चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। दरअसल सालों से डिप्रेशन में रहने की वजह से अब साकेत का दिमाग खराब हो चुका है। वह बगल हो गया है। हालांकि वह एक डॉक्टर है, जिस वजह से वह कभी किसी को अपने इस हालत के बारे में जानने नहीं दिया था। उसके दिमाग में सिर्फ राम सिंघानिया ही थे, जिन्हें वह कई सालों से मारने के तरीके ढूंढ रहा था। सालों पहले राम के हाथों से एक फैमिली मारी गई थी, हालांकि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया था। अभी तक राम कहाँ है, सूर्यांश को पता नहीं था, और जिस तरह के हरकतें साकेत कर रहा था, ऐसे में उसे राम के बारे में जानकारी निकाल पाना मुश्किल लग रहा था। वह कैसे भी करके जानना चाहता था कि इस वक्त राम कहाँ है, और इसके बारे में सिर्फ साकेत ही जानता था। देखो साकेत, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गया है। मेरी बात समझो और सर को कहाँ किडनैप करके रखा है बता दो। देखो, मैं वादा करता हूँ, इस बारे में मैं खुद सर से बात करूंगा। सूर्यांश साकेत को कॉन्वेंस करते हुए समझाया ताकि वह राम के बारे में उसे बता दे, लेकिन सूर्यांश के बातों को सुनने के बाद साकेत हंसने लगा। हाँ, मुझे बेवकूफ समझे हो क्या? मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? तुम्हें क्या लगता है, एक बार अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? मैं मर भी जाऊं फिर भी मुझे कोई हम नहीं। आगे दांत पीसते हुए बोला, वह आदमी मरना चाहिए, और अभी वह जिस जगह पे है, तुम यकीन भी नहीं कर सकते, उसकी मौत पक्की है। 21 मिनट बचे हैं उसके पास। धीरे धीरे वह घुट घुट कर मरेगा, और तुम देखते रह जाओगे। हा। साकेत कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी, और उसकी हंसी से भरा गूंज घर के हर कोने कोने तक गूंज उठा। सूर्यांश अपने हाथों की मुट्ठी को कस लेता है। वह खुद को कंट्रोल करते हुए एक छोटी सी आह भरता है और कहता है, टीम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? देखो, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा मरना तय है साकेत। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुमने कितने दिन मेरे साथ मेरे देखभाल में लगे रहे। मैं तुम जानता हूँ, तुम अच्छे डॉक्टर हो, और मैं जानता हूँ एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। मेरे बातों को अच्छे से ध्यान से समझो। साकेत, बता दो सर कहाँ है? सूर्यांश अभी भी समझाने में कहा हुआ था। इस वक्त सूर्यांश दोराहे पे फंसा हुआ था। एक तो वह साकेत को अच्छे से जानता था, और उसके हालत को देख वह उसे परेशान भी होने लगा था। जाहिर सी बात थी, साकेत बीमार है, उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें लाल थी, हाथ लगातार कांप रहे थे, उसके शब्द जैसे बार बार बोलते वक्त भर्रा रहे थे, गला सूख रहा था, चेहरे पे लगातार पसीना। इन सारे सिम्टम्स को देखकर सूर्यांश को लग रहा था जैसे साकेत मेंटली डिस्टर्ब था। साकेत राम के बारे में नहीं बता रहा था, लेकिन उसने जब कहा कि राम के पास अब सिर्फ 21 मिनट है तो सूर्यांश घबरा गया था और अंदर ही अंदर पैनिक करने लगा था। लेकिन उसके ये जाहिर नहीं होने अब सूर्यांश एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, देखो, मैं आखिरी बार तुमसे बोल रहा हूँ, प्लीज बता दो सर कहाँ है? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। सूर्यांश जैसे ही कहा, तभी अचानक से साकेत ने गन ना जाने कहां से निकाला और सूर्यांश के ऊपर तान दिया। नहीं, क्या कर रहे हो? गन हटाओ साकेत। सूर्यांश अपने ऊपर गन तना हुआ देखकर चौंक गया, साथ में हैरान भी था, क्योंकि थोड़ी देर पहले साकेत के पास कोई गन नहीं था। सूर्यांश के माथे पे पसीने दिखने लगे थे। साकेत सूर्यांश को देख अब मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी किसी साइको से कम नहीं था। उसे देख एक पल के लिए कोई भू डर जाए। जिस तरह उसके हाथ काम रहे थे, अगर उसने ट्रिगर पे उंगली रखी तो ट्रिगर अपने आप दब जाए। अचानक से उसके उसी गन को अपने कनपटी पे कर दिया। सूर्यांश उसे देख इस बार सच में डर गया था। नहीं साकेत, सूर्यांश ने कहा कि तभी गोली चली और साकेत के खोपड़ी को चीरती हुई गोली उसके सर के आर पार निकल गई। सूर्यांश अवाक था, मानो उसके सांस जैसे थमे हुए थे। गला सूख हुआ था और उसके सामने साकेत का एक लाश में बदल गया था। साकेत के चेहरे पे अभी भी जीत वाली मुस्कान थी। सूर्यांश घड़ी में टाइम देखता है और देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब 15 मिनट ही बचे हुए थे, यानी राम के पास 15 मिनट। सूर्यांश अपने सर पकड़ लेता है और इधर उधर देखने लगता है। अब क्या होगा? राम कहाँ है? कैसे पता लगा पाएगा सूर्यांश? क्या होगा अब आगे? CH-77 सीक्रेट दरवाजा। अचानक से उसके उसी गन को अपने कनपटी पे कर दिया। सूर्यांश उसे देख इस बार सच में डर गया था। नहीं साकेत, सूर्यांश ने कहा कि तभी गोली चली और साकेत के खोपड़ी को चीरती हुई गोली उसके सर के आर पार निकल गई। सूर्यांश अवाक था, मानो उसके सांस जैसे थमे हुए थे। गला सूख हुआ था और उसके सामने साकेत का एक लाश में बदल गया था। साकेत के चेहरे पे अभी भी जीत वाली मुस्कान थी। सूर्यांश घड़ी में टाइम देखता है और देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब 15 मिनट ही बचे हुए थे, यानी राम के पास 15 मिनट। सूर्यांश अपने सर पकड़ लेता है और इधर उधर देखने लगता है। सामने पड़ी लाश जिसके सर में छेद था, खून पानी की तरफ सोफे से लेकर जमीन पर फैलता जा रहा था। घर में कुछ ही कमरे थे, लेकिन एक हर कमरा हूबहू एक जैसा था, ना 1 इंच काम और ना ही किसी तरफ की चीजों में छोटा बड़ा। सूर्यांश अब हाल से अंदर की तरफ दिख रहे सारे कमरों की देखने लगा और जल्दी से कहीं मैसेज कर एक एक कमरे को खोलकर चेक करने लगा।
अजीब था सब कुछ अजीब था। घर के अंदर पूरे 9 कमरे थे और 9 के 9 कमरे खाली थे। 10 मिनट बचे हुए थे। टाइम एक एक सेकंड करके नीचे की तरफ घिसकता जा रहा था। अब सूर्यांश फिर से हॉल में खड़ा था और चारों तरफ देखने लगा। चेहरे पे डर, आंखों में ना ढूंढ पाने की निराशा, माथे पे पसीने के साथ राम को खो देने का डर अब उसके दिलो दिमाग पर हावी होता जा रहा था। वो अब अपने सर के बाल को नोचने लगा था। उसका चेहरा घबराहट के मारे सफेद पड़ने लगा था और आंखों डर की वजह से गहरी होती जा रही थी। वह लगातार अब इधर उधर से चलने लगा था। वह अब हॉल में ही चक्कर लगाने लगा था। और तभी उसके पैर एकदम से ठिठक गए और वह वहीं रुक गया। वह अपने सर को नीचे करता है और अपने पैरों को देखता है। वह एक मोटे से पीछे गद्देदार मेट पे खड़ा था। मेट काला और लाल दोनों रंगों से मिलकर बना हुआ था और उस मेट पे एक बड़े से पेड़ के ऊपर मोरे खड़ा हुआ था। सूर्यांश को काफी अजीब लगा और वह अनबुझ की तरफ झुकते हुए मेट को उठाने लगा। और जैसे ही उसने मेट को वहां से उठाकर अलग की तो नीचे का नजारा देख हैरान हो गया। मेट के नीचे छिपा हुआ एक दरवाजा था जो काफी छोटा था। मेट इतना मोटा और गद्देदार था कि अगर 2-4 इंसान भी उसके चले तो उन्हें कुछ पता तक ना चले। सूर्यांश जब लगातार इस मेट पे इधर से उधर चल रहा था तो उसे अचानक से अजीब महसूस हुआ था, क्योंकि वह शुरू से ही हॉस्टल में रहा था और अभी भी एक नॉर्मल से परिवार के साथ रह रहा है, जिनका घर काफी छोटा और नॉर्मल है। तब उसे यहाँ का सीन देखकर थोड़ा अलग लगा था। जरा आप ही सोचिए, अगर घर में फर्श पे टाइल्स बिछे हो तो इतने मोटे गद्देदार मेट बिछाने की क्या जरूरत थी। बस सूर्यांश को यही अजीब लगा था, क्योंकि इस घर में जब से सूर्यांश आया हुआ था तब से यह घर उसे अजीब ही लग रहा था। सूर्यांश उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह खोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए कोई हैंडल नहीं था जिसे पकड़ सूर्यांश उस दरवाजे को खोल सके। सूर्यांश अब इधर उधर देखने लगा, क्योंकि अगर हैंडल नहीं है इस दरवाजे को खोलने के लिए तो जाहिर सी बात थी कि इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई बटन होगा या किसी तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम। सूर्यांश एक बार फिर से घड़ी को देखता है, जिसमें देखने के बाद और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 3 मिनट ही बचे हुए थे। सूर्यांश आसपास हर चीज को टटोलने लगता है। जल्दी जल्दी में उसे जो समझ आ रहा था वह करते जा रहा था। तभी वह सब छोड़ कर फर्श पे बने दरवाजे को आकर खोलने लगता है। वह अपनी उंगली के सहारे तो पास में रखे लोहे के कैंची के सहारे, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह दरवाजे के ऊपर होकर जोर जोर से कूदने लगा, पर फिर भी दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। माथे का पसीना अब उसके पूरे बदन को भिगोने लगे थे। आंखें लाल हो गई थी और आसपास ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वह दरवाजे को खोल सके। सूर्यांश अब वही दरवाजे पे बैठा गया और अपने हाथ से उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा थोड़ा भी नहीं हिल रहा था। सूर्यांश को अब होश ही नहीं रहा था कि कब वह हाथ की जगह अपने नाखूनों से दरवाजे को खरोचने लगा था, जिस वजह से उसके नाखून से खून भी आने लगा था। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। सर सर, सूर्यांश जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा था। उसके गुस्सा आने लगा और वह उठकर आसपास पर अड़ा हर वो चीज उठाकर फेंकने लगा जिसे वह फेंक सकता था। अचानक से सूर्यांश की नजर सामने बड़े से काले अलमीरा पे जाती है, जिसके अंदर काफी बड़ा एक घड़ी बना हुआ था। वह लामिरा यही कहीं 5 फुट का होगा और उसके अंदर बना बड़ा सा घड़ी उससे थोड़ा सा कम। सूर्यांश पहले से ही काफी गुस्से में था और गुस्से में ही आगे बढ़कर उसके बड़े से अलमीरा को गिरा दिया। सूर्यांश को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था कि वह गुस्से में क्या कर बैठा है। और जब अलमीरा के गिर जाने के बाद वह सामने दीवार पे देखता है तो वहां भी एक खुफिया दरवाजा बना हुआ था। सूर्यांश अब हैरान था और 2-4 बार एक एक कर दोनों दरवाजे को देखता है। अब जाकर उसे समझ आया कि इतने देर से उसे उल्लू बनाया जा रहा था। असल में फर्श पे बना दरवाजा वो रियल था ही नहीं, बस उसे ऐसे ही घुमराज करने के लिए बना दिया गया था। सूर्यांश आगे बढ़ जल्दी से उस दरवाजा को खोल अंदर झांकता है तो उसे चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है। सूर्यांश ध्यान से देख रहा था, तभी उसे राम की चीख सुनाई देती है और वह आवाज सुनते ही हड़बड़ा जाता है, डेड। उसकी घबराहट पल भर में इतना बढ़ जाता है कि वह बिना सोचे समझे अंदर जल्दी में आने लगता है कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह अंधेरे में गिर जाता है। कुछ घंटे बाद जब सूर्यांश अपनी आंखें खोलता है तो वह बंधा हुआ था। वह हैरानी से इधर उधर देखता है तो अपने बगल में राम को दूसरे लोहे के चेयर पे बंधा हुआ देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है। वह चौंक कर ऐप चारों तरफ देखने लगता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है, ही मैं साकेत, देखो मैं जिंदा हूँ। उद्धरण CH78 सिंपल। सूर्यांश आगे बढ़ जल्दी से उस दरवाजा को खोल अंदर झांकता है तो उसे चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है। सूर्यांश ध्यान से देख रहा था, तभी उसे राम की चीख सुनाई देती है और वह आवाज सुनते ही हड़बड़ा जाता है, डेड। उसकी घबराहट पल भर में इतना बढ़ जाता है कि वह बिना सोचे समझे अंदर जल्दी में आने लगता है कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह अंधेरे में गिर जाता है। कुछ घंटे बाद जब सूर्यांश अपनी आंखें खोलता है तो वह बंधा हुआ था। वह हैरानी से इधर उधर देखता है तो अपने बगल में राम को दूसरे लोहे के चेयर पे बंधा हुआ देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है। वह चौंक कर ऐप चारों तरफ देखने लगता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है, ही मैं साकेत, देखो मैं जिंदा हूँ। उद्धरण तुम अभी जिंदा हो? तुम्हारे सर में तो लगी थी ना, तो फिर तुम बचे कैसे? सूर्यांश का सर चकरा गया था।
बस यही कहीं 15 मिनट पहले वह खुद ही साकेत को मरा हुआ देखा था। साकेत के सर में गोली लगी हुई थी, सर से पानी की धार की तरह खून बहे जा रहा था। और अभी सूर्यांश अपने सामने साकेत को जिंदा देख रहा है। उसके लिए ये इम्पॉसिबल था। आखिर कैसे हो सकता है ये कि जिस आदमी को उसने अपने सामने मरते हुए देखा था वह इस वक्त उसके सामने खड़ा है। साकेत के चेहरे पे पागलों वाली हंसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्यों मात खा गए? मैंने तो पहले ही बोला था ना कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। हा 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 हा। कहते कहते साकेत हंसने लगा तो राम की आंखें उसके हंसी से खुलने लगी। अब उन्हें होश आने लगा था। जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने नकली खून से भीगे कपड़ों के साथ खड़े साकेत को देखकर चौंक जाते हैं। तुम यहाँ खोलो मुझे। अगर मेरे आदमियों को इस बारे में पता चल गया तो मेरे लोग तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। खोलो खोलो मुझे, वरना है तुझे जान से मार दूंगा। राम रस्सी से बंधे हाथ को खोलने की कोशिश करने लगे, साथ में गुस्से में साकेत को धमकाए जा रहे थे। अभी तक उनका ध्यान सूर्यांश के ऊपर नहीं गया था। तभी, सर आप ठीक है? ये आवाज सुनते ही राम एकदम से रुक जाते हैं। उन्हें अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था और वे जब अपने चेहरे को घुमाकर दूसरी तरफ देखते हैं तो सूर्यांश को अपने साथ बंधा हुआ पाते हैं। सूर्या, राम आश्चर्य से चौंकते हुए बोले, अपने सामने अपने बेटे को देखने को उम्मीद नहीं रखी थी उन्होंने। सर आप ठीक है? आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? सूर्यांश फिर से घबराया हुआ उन्हें देख उनकी चिंता करते हुए पूछा तो राम उसे देखते ही रह गए। उन्हें एकदम से कार के अंदर चल रही गंभीर बातें याद आ गई, जब डॉक्टर जॉनसन ने कॉल कर उन्हें कहा था कि सूर्या और सूर्यांश दोनों ही आपके बेटे हैं। सालों पहले जो बच्चा खो गया था, सूर्यांश वही बच्चा है और ये सुनने के बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब जब उन्हें ये सब एक एक कर याद आ रहा था तो उन्हें सूर्यांश के मुंह से खुद के लिए सर सुनकर काफी बुरा लगा। उन्हें लगा जैसे उनके दिल पे किसी ने वार किया हो और वे एक ही वार में ढेर ही गए हो। खैर, अब सूर्यांश के चेहरे को देखते हुए उनकी आंखें हल्की नम हो आई थी। उन्होंने ही उसे कहा था कि वह उन्हें सर बुलाए। वह काफी नहीं चाहते थे कि सूर्यांश उन्हें डैड कहे, लेकिन आज उनके ही कहे शब्द जैसे उन्हें दर्द दे रहे थे। उनके हाथ बंधे हुए थे, पर दिल चाह रहा था कि वे अपने हाथ खोल दे या कैसे भी करके रस्सियों से तोड़ डाल निकाल ले, अपने नर्म हाथ से सूर्यांश के सर को सहलाए, फिर दिल से कहे कि ये मेरा बेटा है, मेरा अपना खून। आज उनके दोनों जुड़वा बच्चे एक हो गए थे। एक का शरीर तो दूसरे का दिमाग, दोनों को एक कर दिया गया था, जिस मिराकल को करने वाले उनके अच्छे दोस्त और बेस्ट सर्जन डॉक्टर जॉनसन थे। राम सूर्यांश को देख कुछ कह पाते कि तभी साकेत उनके कहने से पहले ही झुंझलाकर कहता है, अरे रे, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों? मरने आए ही तो शांति से मरो ना। वैसे भी मुझे तुम दोनों को तड़प कर मरता हुआ देखना है, तब जाकर मेरी माँ पापा के आत्मा को शांति मिलेगी। साकेत ने कहा और जल्दी से जाकर एक काला बैग लेकर आया, जिसके अंदर अजीब अजीब से छोटे छोटे हथियार रखे हुए थे। साकेत ने उसके से एक कील जितनी पतली और छोटी सी लोहे की नुकीली ब्लेड निकाला और राम को दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये जितनी छोटी है दर्द उससे भी कहीं ज्यादा देती है, देखना चाहोगे? इतना खाकर वह सूर्यांश के सामने आया तो राम की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। नहीं साकेत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। राम अचानक से साकेत को ब्लेड सूर्यांश का एक चेहरे की तरफ ले जाता देखकर घबरा गए थे। साकेत को इन सब में काफी अच्छा लग रहा था, उसे अंदर तक खुशी का आभास हो रहा था। वह अजीब सी हंसी हंसने लगा और ब्लेड सूर्यांश के आंख के ऊपर ले जाने लगा। राम उसे रोक रहे थे, लेकिन वह राम की बात सुन नहीं रहा था। साकेत सूर्यांश के माथे पे ब्लेड रख देता है और हंसते हुए दबाने लागत है। तभी सूर्यांश दर्द की वजह से चीख पड़ता है। उसे दर्द में देख राम चेयर पर ही कसमसा जाते हैं, उनके आंखों के डोर लाल हो गई थी। राम सूर्यांश को करहता देख तड़प उठते हैं। साकेत हंस रहा था, साथ ही वह ब्लेड को सूर्यांश को चेहरे पे धंसाई जा रहा था, जिससे सूर्यांश भी दर्द से कराह रहा था। उसने अपनी दोनों मुट्ठी जोर से बंद कर लिया, जिस वजह से उसके हाथों के नसों की उभार दिखाई दे रही थी। साकेत, छोड़ दे मेरे बेटे को, राम जोर से चिल्लाए। तभी एक धड़ाम की आवाज हुई। किसी को समझ आता कि इतने में साकेत अपना दाहिना पैर पकड़ दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर गया। उसके पैर से खून निकलने लगा था। सूर्यांश सामने देखता है तो उसे वहां से एक आदमी अपने हाथ में गन लिए हुए अंदर आता हुआ दिखाई दे जाता है, जिसे देख उसे थोड़ी राहत मिलती है। राम भी उधर देखते हैं और तभी वह आदमी सामने आकर साकेत के ऊपर गन तान देता है। जज जॉन, साकेत के जुबान डर की वजह से लड़खाए। तभी जॉन एक और गोली साकेत के दूसरे पैर पर चला देता है, जिसके बाद साकेत जमीन पे इधर उधर लुढ़कते हुए तड़पने लगता है। उसे इतना ज्यादा दर्द जो रहा था कि वह अब चिल्ला भी नहीं पा रहा था, कराह भी नहीं पा रहा था। जॉन जल्दी से राम के और फिर सूर्यांश के हाथ और पैर खोल देता है, जिसके बाद राम जल्दी से उठकर सूर्यांश के माथे से निकल रहे खून को अपने हाथ से पोंछने लगते हैं। सूर्यांश हैरान था, वह राम के अंदर आए बदलाव को कब से नोटिस कर रहा था। कुछ तो था राम के इस नए बदलाव में। ये बदलाव सूर्यांश को काफी अच्छा भी लग रहा था। बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? राम चिंता से उसके शरीर को चारों तरफ से छू छू कर देखने लगे। उनके आंखों में डर और चेहरे पे खुद के लिए इतनी केयर उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। सूर्यांश चुपचाप रहा और राम को बस देखता। क्या ये वही इंसान है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने वक्त मारने की धमकी भी दे रहे थे? जब राम ठीक से तसली कर लेते हैं तब जाकर थोड़ा शांत हुए। तभी जॉन सूर्यांश को देखते माफी मांगते हुए कहता है, सर
आई एम सॉरी, आप मेरा ही कार लेकर गए और आपने जानबूझकर मेरे कार के डैश स्क्रीन पे लोकेशन सेट किया ताकि मुझे पता चल जाए, लेकिन सर, मेरे कार का डैश स्क्रीन में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला और जब पता चला तो मैं जल्दी चला आया। देर से आने के लिए माफ कर दीजिएगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा सर। उद्धरण, इट्स ओके, वो सब छोड़ो और ये बताओ माँ कैसी है? मैं उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला आया था। वो ठीक तो है ना? सूर्यांश ने सब सारी बातों को दरकिनार कर माँ के बारे में पूछा। उसे कब से रामेश्वरी जी की चिंता सता रही थी। उसने कहा था वह आएगा तो सर को अपने साथ लेकर ही आएगा। कितना वक्त हो गया है, वह जरूर चिंता में होंगी। इन कुछ दिनों में वह अच्छे से रामेश्वरी जी को राम गया था। रामेश्वरी जो बस उनके पति और उनके बेटे से मतलब है। राम सूर्यांश को रामेश्वरी के लिए परेशान देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा। कम से कम वह अपनी माँ को माँ तो कहता है। खैर राम को ये वक्त सही नहीं लगा कि वह बताए सूर्यांश उनका ही बेटा है, और यही सोच वह शांत रह गए। सर, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वे बस आप दोनों को अपने सामने देखना चाहती है, तभी वे खाना खाएंगी। जॉन ने कहा। तो सूर्यांश हड़बड़ाते हुए बोला, तो चलो, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? उद्धरण, सूर्यांश अब रामेश्वरी जी के पास जाकर उन्हें राम को सौंप देना चाहता था। वह बताना चाहता था कि राम ठीक है और आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। जॉन अब साकेत को देखता है, जो अभी भी दर्द में था। उसके दोनों पैर अब किसी काम के नहीं रहे थे। जॉन ने कहा, सर, इसका क्या करना है? जॉन कहा। तो सूर्यांश ने आगे बढ़ उसके हाथ से गन लिया और लगातार उसके सीने पे 6 बार गोलियां चला दी। सूर्यांश को इस तरफ देख जॉन और राम दोनों शॉक में थे। सूर्यांश के आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ दिखाई दे रहा था। CH-79 यूनिट का फंडा। राम सूर्यांश को रामेश्वरी के लिए परेशान देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा। कम से कम वह अपनी माँ को माँ तो कहता है। खैर राम को ये वक्त सही नहीं लगा कि वह बताए सूर्यांश उनका ही बेटा है, और यही सोच वह शांत रह गए। सर, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वे बस आप दोनों को अपने सामने देखना चाहती है, तभी वे खाना खाएंगी। जॉन ने कहा। तो सूर्यांश हड़बड़ाते हुए बोला, तो चलो, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? उद्धरण, सूर्यांश अब रामेश्वरी जी के पास जाकर उन्हें राम को सौंप देना चाहता था। वह बताना चाहता था कि राम ठीक है और आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। जॉन अब साकेत को देखता है, जो अभी भी दर्द में था। उसके दोनों पैर अब किसी काम के नहीं रहे थे। जॉन ने कहा, सर, इसका क्या करना है? जॉन कहा। तो सूर्यांश ने आगे बढ़ उसके हाथ से गन लिया और लगातार उसके सीने पे 6 बार गोलियां चला दी। सूर्यांश को इस तरफ देख जॉन और राम दोनों शॉक में थे। सूर्यांश के आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ दिखाई दे रहा था। सूर्यांश ने बुना रुके सारी की सारी गोलियां साकेत के सीने में उतार दिया। राम और जॉन सूर्यांश को अवाक होकर देखने लगे थे। आज पहली बार जॉन सूर्यांश को कुछ इस तरह से पागल होते हुए देख रहा था, वरना पहले तो सिर्फ उसने सुना ही था। जब सूर्यांश ने सिर्फ डॉली को छूने की वजह से संतोष के हाथ उखाड़ फेंके थे, उस दिन जॉन को ये सब थोड़ा हैरान देने वाला था। लेकिन आज सूर्यांश के गुस्से को देखकर वह यकीन से कह सकता था कि सूर्यांश किसी डेविल से कम नहीं है। अगर गुस्सा आया तो उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। राम सूर्यांश को गुस्से में देख कहते हैं, बस करो बेटा, चलो हम अब घर चलते हैं। तेरी माँ इंतजार में होगी बेटा। राम समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि वे अच्छे से जान गए थे कि सूर्यांश रामेश्वरी से कितना अटैच्ड हो चुका है। और किसी के बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन वह रामेश्वरी के बारे में जरूर सोचेगा और उनकी बातें भी मानेगा। सूर्यांश शांत होता है और गन जॉन को देता हूँ, फिर बिना कुछ बोले बाहर जाने लगता है। सूर्यांश के साथ भी बाहर चले आते हैं। इन सब राम बार बार सूर्यांश को देख रहे थे, क्योंकि सूर्यांश उन्हें कुछ अलग लग रहा था। असल बात यह थी कि राम कभी सूर्या के हरकतों से खुश नहीं थे। वे उसके दिन के नए नए झमेले से परेशान हो जाते थे, जिस वजह से वे हमेशा सूर्या से खफा रहते थे, नाराज रहते थे। यही वजह थी कि राम को कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ा था, वरना वे चाहते तो आगे चलकर सूर्यांश को भी अपना बेटा बना सकते थे, क्योंकि खून तो उन्हीं का था। पर उन्हें हमेशा से सूर्या से चिढ़ मची रहती थी। पर आज ना जाने क्यों, लेकिन उन्हें यही सूर्या पसंद आ रहा था। शायद सूर्यांश के बर्ताव उन्हें धीरे धीरे अपने करीब कर रहा था। जॉन कार स्टार्ट करता है तो राम और सूर्यांश दोनों पीछे जा बैठते हैं। जॉन कार घर की तरफ मोड़ लेता है। तभी कार के अंदर बैठे राम अपना हाथ सूर्यांश के सर पे रखते हैं तो सूर्यांश हड़बड़ा सा जाता है। राम के बदलते बिहेवियर को देखकर सूर्यांश चौंकता जा रहा था। जब से वह राम से मिला था, तब से राम उसे हैरान ही कर रहे थे। उसे अजीब सा लग रहा था। राम जापिता भाव उमड़ता जा रहा था। तुम ठीक हो बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? राम उसे देख उसकी चिंता करते हुए उसके सर को सहलाने लगे तो सूर्यांश उनके इस तरह से प्यार भरे स्पर्श से मुस्कुरा उठा। आज पहली बार उसके दिल में अजीब सी गोलिंग ने जन्म लिया था, एक पिता के अपने बच्चे से प्यार करने वाली फीलिंग, जिसे सूर्यांश आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं ठीक हूँ सर, मेरा छोड़िए। माँ आपके लिए परेशान हो रही होंगी, इसलिए मुझसे ज्यादा आपका ठीक होना ज्यादा जरूरी है, सूर्यांश ने कहा। तो राम के हाथ चलते हुए रुक गए। सर, ये शब्द उनके दिल पे हथौड़े जैसे पीटते हुए लगा जैसे किसी ने दिल को हथौड़े से मार मार कर तोड़ डाला है। वे मन ही मन बोले, मेरी बीवी तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा सर, एक बार ही सही, लेकिन पापा को बोल ही सकते थे। राम ये सब खुद से ही सोचने लगे। उन्हें सच में बहुत बुरा लग रहा था। पहले बेटा था तो वे उसे अपना बेटा नहीं मानते थे, अब बेटा को गले से लगाना चाहते हैं।
उसे अपना बेटा कहना चाहते थे, तो सूर्यांश ही उन्हीं दशा नहीं समझ पा रहा था। राम अंदर ही अंदर अब जैसे सूर्यांश के बार बार सर कहने से बिफर रहे थे। सूर्यांश फिर से कहता है, सर, आपको घर जाने से पहले खुद को एक बार देख लेना चाहिए। मुझे लगता है आपको इस हालत मां देख नहीं पाएंगी, हमें पहले किसी होटल चलकर कपड़े पहने कर लेने चाहिए। सूर्या हर्ष राम के कपड़ों को देख रहा था, जो कहीं जला हुआ था तो कहीं फटा हुआ था। राम कुछ नहीं कहते हुए शीशे खुल ठंडा हवा महसूस करने लगते हैं, तो वही जॉन अब पास के ही एक होटल की तरफ मोड़ लेता है। होटल पहुंचते ही जॉन राम और सूर्यांश दोनों के लिए कपड़े मंगवा लेता है। आधे घंटे के अंदर दोनों अच्छे से फ्रेश होकर फिर से घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में घर भी आ जाता है। राम नीचे उतरते हैं और सीधे मेंशन के अंदर चले आते हैं। हॉल में एंटर करते ही उनकी नजर सोफे पे बैठी घूम सुमसी अपने ही ख्याल में डूबी रामेश्वरी जी को देखकर उनकी आंखें चमक उठती है। तो वही रामेश्वरी जी को भी राम के आने का आभास हो चुका था और वे जब अपने ख्यालों से बाहर आकर सामने देखती है तो उन्हें राम मुस्कुराते हुए दिखते हैं। वे उठकर भागती हुई उन्हें गले से जा लगती है। राम को अपने पास के होने से उनके सीने से लगकर वे रो पड़ी थी। राम भी उन्हें अपने बाहों में भरते हुए काफी खुश थे, क्योंकि इन्हीं की जिद थी, वरना राम कभी सूर्या को बचाने की कोशिश नहीं करते। और देखो आज उन्हीं का बेटा है सूर्यांश, जो सिर्फ उन्हीं की वजह से आज जिंदा है। CHAT माँ और सर कितने खुश लग रहे हैं ना। कुछ ही देर में घर भी आ जाता है। राम नीचे उतरते हैं और सीधे मेंशन के अंदर चले आते हैं। हॉल में एंटर करते ही उनकी नजर सोफे पे बैठी घूम सुमसी अपने ही ख्याल में डूबी रामेश्वरी जी को देखकर उनकी आंखें चमक उठती है। तो वही रामेश्वरी जी को भी राम के आने का आभास हो चुका था और वे जब अपने ख्यालों से बाहर आकर सामने देखती है तो उन्हें राम मुस्कुराते हुए दिखते हैं। वे उठकर भागती हुई उन्हें गले से जा लगती है। राम को अपने पास के होने से उनके सीने से लगकर वे रो पड़ी थी। राम भी उन्हें अपने बाहों में भरते हुए काफी खुश थे, क्योंकि इन्हीं की जिद थी, वरना राम कभी सूर्या को बचाने की कोशिश नहीं करते। और देखो आज उन्हीं का बेटा है सूर्यांश, जो सिर्फ उन्हीं की वजह से आज जिंदा है। राम बड़े प्यार से रामेश्वरी जी का माथा चूम लेते हैं और उन्हें लेकर साथ में सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी रामेश्वरी जी उनके सटकर बैठ उनके बाजू पे अपना सर रख लेती है। वे उन्हें कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वे कह के उन्हें किसी के खांसने की आवाज आती हुई सुनाई दी। खो खो ये सूर्यांश तो जो रामेश्वरी जी के ऐसे राम के करीब होने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। माँ मैं भी हूँ यहाँ, डैड के चक्कर में मुझे ना भूल जाए। सूर्यांश बोलता हुआ अपनी माँ को छेड़ते हुए राम को साइड कर उनके अपनी माँ के बगल में बैठ गया। राम को लगा जैसे किसी ने उन्हें मक्खी समझकर घी से निकाल फेंका है। उनका मुंह बुरी तरह बन गया था। अरे रे क्या कर रहे हो, वो मेरी बीवी है भाई। उद्धरण हान तो मेरी भी माँ है। आपने अपने हिस्से का 20 साल जी लिया है ना, अब मेरी बारी। आप दूर रहेंगे मेरी माँ। सूर्यांश ने ऐसे कहा जैसे रामेश्वरी जी की जिंदगी दो भागों में बंटी हुई है और राम पहले हिस्से में अपने साथ जी चुके हैं, अब उसकी बारी है। राम आवाज थे सन होकर सूर्यांश को देख रहे थे। उनका मुंह अजीब तरफ से बन गया था। हां तो अब इस बात के लिए मुझसे झगड़ोगे क्या? तुम अपने हॉस्टल जाओ और जाकर पढ़ाई करो, मैं अपनी बीवी को देख लूंगा, संभाल लूंगा। राम ने कहा तो इस बार सूर्यांश का मुंह उतर गया। तभी रामेश्वरी जी उसके उदास चेहरे को देखकर राम को डांटते हुए कहती है, आप चुप रहिए, मेरे बेटे से हमेशा लड़ते रहते हैं। इनसे आप क्या बिगाड़ा है जो आप इसे हॉस्टल भेज रहे हैं? नहीं जाएगा मेरा बच्चा, आप जाएंगे अब हॉस्टल, ये नहीं जाएगा, समझे आप? रामेश्वरी जी के कहते ही सूर्यांश मुंह दबाए हंसने लगा तो राम हैरानी से बोले, मैं जाऊं हॉस्टल? खुद के ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए आगे बोले, यार तुम पागल हो गई हो क्या? मैं हॉस्टल जाऊं इसका क्या मतलब हुआ? मैं इसके कॉलेज जाकर पाऊंगा क्या? मैं नहीं जा रहा, ये ही जाएगा। राम गुस्सा कर मुंह और दूसरी तरफ देखने लगे। रामेश्वरी जी को लगा जैसे उन्होंने अब थोड़ा ज्यादा ही बेरुखी दिखा दी है राम पे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं जाएगा। आपसे मुझे कुछ पूछना था, आप कहाँ थे 2 दिन से? आपको पता है मेरा जी घबरा रहा था, 2 दिन से आपका फोन भी बंद बता रहा था। ऐसे ही बिना बताए भला कौन जाता है? कहाँ गए थे आप? रामेश्वरी जी कहकर उनके चेहरे को देखने लगी तो राम सकबक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या जवाब दे। माँ आप भी ना, कहा इस बात को लेकर बैठ गई। डैड आ गई ना, अब छोड़िए इन बातों को और चलिए किचन में, मुझे पकौड़े खाने हैं, वो भी अभी के अभी। उठिए। सूर्यांश उन्हें उलझाता हुआ वन साथ लेकर गया तो राम बस उन्हें जाते हुए ताकते रह गए। दोनों किचने में आए तो रामेश्वरी जी ने कढ़ाई गैस पे कर तेल रख उसे गर्म करके लगी और तभी एक मेड भी आ गई जो जल्दी जल्दी में पकौड़े बनाने के लिए सब्जियों को पीसेस काटने लगी। रामेश्वरी जी अपने हाथों से बेसन और कुछ मसालों को मिलाकर उसका घोल बनाने लगी। तभी सूर्यांश उठकर उनके पास वाले बड़े से सीमेंट के बने बेसन पे, जिसपे महंगे टाइल्स बिछे हुए थे, गैस रखा हुआ था, उस पे कूद कर बैठ गया। अरे रे क्या कर रहा है, चोट लग जाएगी तुझे, नीचे उतर जा, अब तू बचा नहीं है बेटा। सूर्यांश का सर बस कुछ इंच से बचा था, वरना ठीक उसके ऊपर वाले बेसन से उसका सर टकराने ही वाला था। माँ आप पकौड़े बनाने में ध्यान दो, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे माँ ये बताओ, डैड कभी किचन में आकर आपके साथ रोमांस करते हैं? सूर्यांश मजाकिया लहजे में रामेश्वरी जी को छेड़ते हुए कहा तो रामेश्वरी जी शर्मा गई, उनके कान तक लाल हो गए और वे डांटते हुए झिड़की, मारूंगी मैं तुझे, अपनी माँ से मजाक करता है, शरारती कहीं का। रामेश्वरी जी बोले जा रही थी
और सूर्यांश दांत दिखाकर हंस रहा था। तभी रामेश्वरी जी को मेड कटे हुए सब्जियां उनके आगे कर वहां से चली गई, तो उनके जाते ही सूर्यांश कुछ सोचने लगा। क्या सोच रहा है, बता भी दे मुझे, अपनी माँ से क्या शर्माना। रामेश्वरी जी उसके चेहरे को देखकर भाप गई थी और उसको सोचता देख अपनी माँ की ममता लिए पूछ बैठी। सूर्यांश उनके सवाल को सुनकर अपना सर सहलाने लगा और उसे शर्म और झिझक दोनों ही एक साथ आ रहे थे। माँ, मैं सोच रहा था, अब आप काम करते हुए थक जाती होंगी। उद्धरण, तू बात तो सही कह रहा है। उद्धरण, मैं सोच रहा था आप किचन में इतनी परेशानी झेलती है तो क्यों ना मैं आपके इस काम को आसान कर दूं। उद्धरण, तू बोल तो सही रहा है बेटा, लेकिन मेड तो है मेरी साथ देने के लिए। उद्धरण, अरे रे माँ, मेरा मतलब है मेड तो होती तो बाहर वाली ही है ना, मैं घर में किसी अपने की बात कर रहा हूँ, जो आएगी तो आपके पैर भी दबाएंगी। उद्धरण, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, और वैसे भी आजकल इतना करने वाली नौकरानी कहाँ से मिलेगी। उद्धरण, सूर्यांश के इतना कहने पर भी जब रामेश्वरी जी को कुछ समझ नहीं आया तो वह झुंझलाकर खींचते हुए बोला, माँ, मैं नौकरानी नहीं, तुम्हारे लिए बहू लाने की बात कर रहा हूँ। सूर्यवाह ने कहा और रामेश्वरी जी के हाथ से चलती करछी कढ़ाई में जहाँ के तहे रुक गए और वे आवाज होकर नासमझी से सूर्यांश के चेहरे को देखने लगी। क्या बोला तूने। रामेश्वरी जी हैरानी से उसके मुंह से निकले शब्दों पर फिर से कंफर्मेशन का टैग लगाते हुए बोली, तो सूर्यांश शर्माते हुए अपना बाल बिगड़ने लगा, शायद पहली बार वह इतना अजीब फील कर रहा था। कितना मुश्किल होता है माँ बाप से कुछ कहता है और उन्हें मनाना। रामेश्वरी जी झट से बोली, नहीं ही। सूर्यांश का शर्माता हुआ चेहरे एकदम से सीरियस होगा और वह रामेश्वरी जी को देखने लगा। क्या मतलब है रामेश्वरी जी का कि वह नहीं करेगा शादी, या फिर वे नहीं चाहती है। सूर्यांश ने सोचा आज अच्छा दिन है, मॉम डैड दोनों खुश लग रहे हैं, तो क्यों ना वह मेहिका के बारे में उन्हें बता दे। लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे उसने बताने में जल्दी कर दी थी, शायद अभी उसे इस घर में अपना नहीं समझा जाता। कॉन्ट्रैक्ट पेपर के जरिए बने बेटे को कौन अपना कहेगा, लेकिन सूर्यांश अब धीरे धीरे इन्हें अपना समझने लगा था, वरना उसे क्या जरूरत थी राम को बचाने की। वह कुछ कहना चाहता था रामेश्वरी जी से, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। रिबॉर्न ऑफ मनी माफिया की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।